हाय एवरीवन, आज हमारा पॉलिटी का टेस्ट था। इसको आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। इसी का एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन हम करेंगे अब। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या थे। देखिए, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में खुले हुए हैं आपके सामने, लेकिन जो भी शब्द की ज़रूरत होगी वो मैं हिंदी में बता दूंगी। बाकी आपके पास क्वेश्चंस की PDF हिंदी में भी है, तो आज सच कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जितने भी हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट्स लाए गए थे उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमको पता होने चाहिए। तो उसी से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्ट पूछा गया है जिसके माध्यम से पहली बार इंडियंस का एसोसिएशन हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय में, यानी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में। तो ये कब हुआ था? ये सबसे पहले हमको देखने को मिलता है 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद या फिर सत्येंद्र प्रसन्न नाम आप देखेंगे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, वो हम देखते हैं कि इसके सदस्य बने थे। 1909 में एक लॉ मेंबर थे, लॉ मेंबर के रूप में इसके सदस्य बने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कहा गया है संविधान सभा जो है इसकी टोटल स्ट्रेंथ 450 थी। जो टोटल सीट्स थी ये संविधान सभा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, बराबरी से ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। फिर कहा गया है जो सीट्स का एलोकेशन था ये मुस्लिम, सिख और जनरल पॉपुलेशन के बीच में उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में विभाजित किया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन 450 सीट्स नहीं थी। थोड़े से फैक्ट्स हमको ये सब पता होने चाहिए। 389 कितनी स्ट्रेंथ थी? 389 स्ट्रेंथ थी। और उसमें भी हम देखते हैं विभाजन था। 296 जो सीट्स थी वो किसको एलोकेटेड थी? 296 सीट्स एलोकेटेड थी ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी, और 93 सीट्स किसको अलॉटेड थी? प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, इक्वल डिविजन नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से, तो वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया ऑन द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से वो प्रावधान थे जो इसमें एनफोर्स हुए थे, यानी कि प्रावधान जो लागू कर लिए गए थे, तो अपनाया गया था। अपनाने की तिथि पहले तो हमको पता होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों को लागू कर लिया गया था। उसमें पहला दिया गया है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन से संबंधित कुछ दिया हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरा प्रावधान दिया गया है नेशनल इमरजेंसी से संबंधित। तीसरा सिटीजनशिप से संबंधित। और चौथे में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ किसको हेल्प करेंगे? प्रेसिडेंट को। तो शुरुआत में 26 नवंबर को जो प्रावधान अडॉप्ट किए गए थे उसके अंतर्गत एक तो चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान आया था, लागू हुआ था, और दूसरा हुआ था सिटीजनशिप से संबंधित। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी जो प्रावधान थे वो कब से लागू हुए? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये वाले प्रोविजंस हमको पता होने चाहिए जो हमारे इस समय पर लागू हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। सही बात है, बिल्कुल। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। हमें सबको कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बोरो किए गए हैं, किन किन देशों से, देशों के संविधानों से, वो हमको रटा होना चाहिए। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ किससे लिया गया है? जापान से लिया गया है, ना कि फ्रांस से। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है US से। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो पद्धति है राष्ट्रपति के चुनाव की, वो ली गई है जर्मन से। तो ये भी गलत है क्योंकि वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर सही केवल पहला ऑप्शन होगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो दूसरा और तीसरा जो है हमारा इनकरेक्ट है। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 26 नवंबर 1949 को कौन से प्रोविजंस हैं जो इफेक्ट में आए? सिटीजनशिप, इलेक्शंस, ये अभी हमने ऊपर भी देखा है, ये दोनों तो हो जाएंगे। फिर आता है प्रोविजनल पार्लियामेंट, यानी कि अनंतिम संसद, और फंडामेंटल राइट्स। तो 1 और 2 का ये ऑप्शन है, और 1, 2,
3, ये ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों प्रावधान 26 नवंबर से लागू हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नवी अनुसूची से संबंधित इनकरेक्ट बताना है। पहले में कहा गया है इसको पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में जो लॉज इसके अंतर्गत प्लेस किए जाते हैं, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। 2007 में एक केस था, कोएलो केस, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भले ही नवी अनुसूची के अंतर्गत कोई लॉ बनाया जाए, उसको भी जुडिशियल परव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा, उसको भी जुडिशरी उसकी भी जांच कर सकती है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तीसरे में क्या कहा गया है, एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट बी पुट अंडर इट बाय द पार्लियामेंट। ये भी गलत है, क्योंकि अगर संसद चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून भी उठाकर नवी अनुसूची के अंतर्गत रख सकती है। तो यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो भारतीय संविधान है इसको किस वजह से ब्लेंड कहा जाता है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण क्यों कहा जाता है। पहले में कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है हमारा, केंद्र और राज्य दोनों जो सरकारें हैं ये अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकती हैं, शुरू कर सकती हैं, इसलिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जो है संसद की, ये सुपीरियर है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से, उसकी संवैधानिक पावर से। इसलिए अगला पॉइंट है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा और साधारण प्रक्रिया से, जैसे लॉज बनते हैं वैसे भी। चौथा है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। इसलिए तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको ना ही बहुत कठोर बनाया गया है, जैसा कि यूएस में बहुत कठोर है, और ना ही इसको बहुत ही आसान बनाया गया है कि जब चाहा तब मुंह उठाकर उसमें संशोधन कर दिया। ठीक है, तो दोनों के बीच का एक मार्ग मिश्रण रखा गया है, इसीलिए इसको संविधान संशोधन के संबंध में ही इसको कहा जाता है मिश्रण, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो वेलफेयर स्टेट का बेसिस प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड होता है, डीपीएसपी के थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर प्रियम्बल, किसके थ्रू प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये एक वेलफेयर राज्य यानी कि कल्याणकारी राज्य का बेसिस प्रोवाइड नहीं करती हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और प्रियम्बल के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। फीचर्स की बात की गई है इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। इसमें कहा गया है ये एडवोकेट करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य और धर्म के पारस्परिक बहिष्कार की वकालत करता है। ये फॉरबिड करता है, रोकता है राज्य को किसी प्रकार की फाइनेंशियल एड देने के लिए किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को। फिर हमारे यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्या होता है, जो कि शादी, अडॉप्शन, इन सारी चीज़ों से संबंधित होता है, और इसी लॉ के माध्यम से सभी रिलीजियस, किसी भी धर्म का कोई इंसान हो उसके ऊपर सेम सिविल लॉ अप्लाई होता है। फिर चौथा स्टेटमेंट कहा गया है ये प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के मध्य भेदभाव उनके धर्म के आधार पर। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात तो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि यही तो हमारा यूसीसी लाने का मुद्दा है, जो आप करंट अफेयर्स में सुन भी रहे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल लॉज हैं, हिंदूज़ के अलग हैं, उनको अलग, उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से उनके ऊपर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस हिसाब से उनको निर्णय सुनाता है, वहीं मुस्लिम के अलग पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल एड के लिए अगर आपको हज यात्रा का पता हो तो सरकार के द्वारा हज यात्रा में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हमारे 1, 2 और 3 हो जाएंगे। चौथा जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर बात आती है रिपब्लिक। इंडिया को एज अ रिपब्लिक क्यों डिस्क्राइब किया जाता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है इंडिया की, यानी कि राजनीतिक संप्रभुता जो है वो लोगों में निहित है। इंडिया ने एक्सेप्ट करा है ब्रिटिश क्राउन को एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, इसलिए
भारत को रिपब्लिक डिस्क्राइब किया जाता है। जो हेड ऑफ द स्टेट है ये इलेक्ट होता है। देन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो रिपब्लिक क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, ध्यान में रखना है रिपब्लिक वाला पॉइंट। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है यहाँ का हमेशा इलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल को, और पहला पॉइंट जो है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इंडिया की लोगों में निहित है, ठीक है। देन 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में जो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म और पार्लियामेंट्री अप्रूवल, डुअल पॉलिटी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ स्टेट्स। तो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस इसका मतलब हो गया हमारा सैद्धांतिक दूरी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये धर्म और राज्य के बीच अलगाव से संबंधित है। जब राज्य को आवश्यकता लगती है तो राज्य धर्म में थोड़ा बहुत इंटरफेयर करता है, और जब आवश्यकता नहीं लगती है तो वो दूरी मेंटेन कर लेता है। इसी को प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कहा जाता है। ये नया सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? तो एक संवैधानिक सरकार वो होती है जो एक सीमित सरकार हो, ठीक है। सीमित सरकार को कहा जाता है संवैधानिक सरकार, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का ये सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, और ये अथॉरिटी किसको देता है? ये लोगों को अथॉरिटी देता है। सरकार के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। अगला आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट नहीं के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। दे कैन अंडरटेक एनी टाइप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी विद इन इंडिया विदाउट एनी परमिशन। बिना परमिशन के किसी भी प्रकार के अनुसंधान से जुड़ सकते हैं। बांग्लादेश का जो सिटीजन है वो ये कार्ड होल्डर नहीं बन सकता। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है हमसे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की जांच वो कर सकते हैं रिसर्च वर्क, इसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। देन बांग्लादेश के जो सिटीजन है वो ये कार्ड होल्डर नहीं बन सकता। सिमिलरली पाकिस्तान के भी नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां के लोगों को ये कार्ड होल्डर बनना अलाउड नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों ए करेक्ट होगा? क्योंकि यहां पर एक टर्म दिया हुआ है ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जबकि कुछ प्रोविजंस तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। जो बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को हुए, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अगला क्या है? अगला है कौन से वो टर्म्स हैं जो ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन से संबंधित पूछ रहा है ये हमसे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये इजी प्रश्न है। किसको किसको ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को। 1, 2 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार के संबंध में कहा गया है कि भारत जो है वो दूसरा विश्व का देश है जिसने इसको अडॉप्ट किया था यूएसए के बाद। नेहरू रिपोर्ट जो 1998 में आई थी, 28 में आई थी, उसने इसको रिकमेंड किया था। जो ये प्रिंसिपल है वयस्क मताधिकार का, इसको स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला गलत है क्योंकि सबसे पहला देश जिसने इसको अडॉप्ट किया था वो था फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड ने किया था, उसके बाद काफी सारे देशों ने किया है, तो भारत दूसरा नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, यानी कि लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि ये निम्न किस गतिविधि को बढ़ावा देता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब अगर हम देखें तो डेमो से का मतलब होता है लोग,
ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो ऐसी ही बात हो रही है कि लोगों के हाथ में पावर, तो ये क्या करेगा? ये इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का प्रमुख उद्देश्य को वो बताता है? क्या है? तो सबसे पहला है कि ये डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग द नेसेसरी लॉज, ये इनेबल करता है क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, ये डिफाइन करता है और लिमिट करता है सरकार की शक्तियों को, ये सिक्योर करता है सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डिफाइन करता है और लिमिट करता है सरकार की पावर्स को। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी भारत में किस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस की गई थी? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर भारत में जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास निहित है? जो प्रोविंसेस में गवर्नर्स थे, और सेंटर में गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी निहित है ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो प्रियम्बल के संबंध में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये आपको पता है केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है अमेंडमेंट के लिए, आर्टिकल 368 के तहत। देन प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द प्रियम्बल, प्रायर असेंट की आवश्यकता नहीं होती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंटेग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था, ये वाला सही हो जाएगा। लेक कीवू, आपको पता है करंट अफेयर्स भी हम कर रहे हैं, तो लेक कीवू हमारा न्यूज में था, इसकी लोकेशन क्या है? लेक कीवू पड़ता है हमारा कॉन्गो और रवांडा के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2024 में किसको मिला था? ये तो रटने वाली चीज है, डेविड डेमिस और जॉन को मिला था। ठीक है, उसके बाद 23वें प्रश्न पर आएंगे। 23वें में क्या कहा गया है? वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हिज्ब उत तहरीर को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट किया है? ठीक है, तो वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो गृह मंत्रालय है वही ये सब काम करती है। आगे प्रश्न आता है एनवी स्टैट्स इंडिया रिपोर्ट 2024, इसमें किस टाइगर रिजर्व को फर्स्ट रैंक मिली है फॉर इट्स लेपर्ड पॉपुलेशन? लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए फर्स्ट रैंक किसको मिली है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज करी है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो IUCN के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। अगला प्रश्न है जो भारतीय संविधान है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, संशोधन और चेंजेस होते रहते हैं। ये अडॉप्ट करता है इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स और वैल्यूज के हिसाब से, अडॉप्टिंग नेचर है उस हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। इसमें हिस्टोरिकल अकाउंट और भारत का जो पास्ट है वो निहित है। ये एक चार्टर है इंडियन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से परिवर्तन इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से? राइट टू प्राइवेसी जो पहले हमें नहीं प्राप्त थी, लेकिन बाद में सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम देखते हैं कि कहा गया कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी भी हमको प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमें शो करता है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये अपने आप को सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार परिवर्तित करता रहता है। आगे आता है अगला क्वेश्चन, वो कौन से प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
जिसमें जिनका संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से। तो डीपीएसपी में तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा, आपको पता है। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा? अगला है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज इसमें भी है, इसमें भी जो लोकल बॉडीज हैं इनको एम्पावर किया गया है कि ये एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्रों में कदम उठाएं। 5th और 6th शेड्यूल में भी इसकी बात की गई है। अपनी लैंग्वेज में जो एरियाज हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसमें एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। और 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें आपको पता है एजुकेशन उसके अंतर्गत आती है। तो सभी में हमारा एजुकेशन देखने को मिलती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इसमें कहा गया है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 का जो ये अधिनियम है इसका फीचर नहीं है। पहले में कहा गया है डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेजिड्यूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड NWFP। ठीक है ये पॉइंट। एक्ट ने क्या किया था? एक्ट ने ले डाउन किया अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अधिनियम, ये जो 1947 का अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा के द्वारा एक संविधान बनाने की मांग की गई थी। ऐसा नहीं था, इन्होंने ऐसा इसको नहीं स्वीकार किया था, जो भारतीय थे वो बना रहे थे। देन एक्ट प्रपोज्ड टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इस असेंबली जो थी इसको अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई थी कि भैया तुम अपना फ्रेम करो और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो नॉट अ फीचर की बात की जा रही है, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं हम 29वें क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया है? 7वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट एंड देयर कॉन्टेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। तो कभी कभी थोड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें लिस्ट में चीज़ें आती हैं वो पता होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन और एलियन से संबंधित, कॉन्करेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस। यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों ही बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। देखिए, कई बार थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, कुछ योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं उनसे रिलेट करेंगे, और सिटीजनशिप जैसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा तो ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट में नहीं आएगा, यूनियन के पास ही होगा। तो कई बार हम चीज़ें हमें नहीं भी आती होंगी और चीज़ें हम नहीं भी रटेंगे, लेकिन हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो हमारा आंसर निकल आएगा। राइट, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विमेन लीडर्स के बारे में कहा गया है, इनमें से सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की मेंबर्स थी 1946 में? तो इनमें से कौन कौन थी जो महिलाएं जो इसकी मेंबर्स थी? तो ये चारों ही लोग थी। 1 2 3 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।